हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु। तो आज हम जीएसटी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर से हर साल 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम इजीली वे में सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है। In any tax system, registration is an indispensable requirement which provides identity to the taxpayers. This identity of the taxpayer enables the taxpayer to comply with the compulsory requirements of the tax complaints. इसका सिंपल वे में मीनिंग इतना है कि जो भी टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारा टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि इस नाम का बिज़नेस भी कोई एग्जिस्ट करता है ना। तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है ताकि गवर्नमेंट को हमारे बिज़नेस के बारे में पता चले। अगर गवर्नमेंट को हमारे बिज़नेस के बारे में पता चलेगा तभी वो हमें टैक्स बताएंगे कि कितना पे करना है, कैसे पे करना है हमारे इनकम के बेसिस पे, ठीक है। तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होता है, तभी टैक्स पेयर है वो टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो हमारे बिज़नेस को आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन एज अ लीगल सप्लायर, वो हमें पता ही है लीगल सप्लायर अगर गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट को पता है कि इतना सप्लाई हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, किस चीज़ का बिजनेस है, ठीक है। तो एक पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है तभी वो लीगली रिकॉग्नाइज होगा। नेक्स्ट है लीगल अथॉरिटी टू कलेक्ट द टैक्स। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो गवर्नमेंट के पास लीगली अथॉरिटी हो जाएगी ताकि वो आपसे कलेक्ट कर पाए टैक्स, ठीक है। और लीगल अथॉरिटेशन सप्लायर को भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो शॉपकीपर है उसने एक प्रोडक्ट बाई करा और वो आगे कस्टमर को सेल कर दिया। जो हमने एक दिन पहले भी उसके बारे में बात करी थी कि जैसे हमने चिप्स का पैकेट लिया है, चिप्स का पैकेट हम 10 रुपये का पे कर रहे हैं, उसमें से कुछ अमाउंट जीएसटी की भी होती है, ठीक है। अगर कस्टमर सप्लायर ने रजिस्टर कर रखा है अपने आप को तभी वो एलिजिबल है कि वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल ऑथराइजेशन टू पास क्रेडिट टू हिज बाय। ये वही पॉइंट आ गया, जैसे ए पर्सन है उसने सप्लाई कर दिया, ठीक है, कुछ टैक्स डाल के, और आगे जिसने सप्लाई करा उसने भी थोड़ा टैक्स डाल के कस्टमर को दे दिया, तो कस्टमर क्या होगा, जो कस्टमर है वो एलिजिबल हो जाएगा कि उसको पे करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट्स है रजिस्ट्रेशन करवाने के। अब हम ना कुछ वो करने जा रहे हैं, सेक्शन करने जा रहे हैं, जो सेक्शन ही आपके पेपर में आते हैं, एग्जैक्ट आते हैं, एकदम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाएंगे। अगर आपने थ्योरी करा होगा तो न्यूमेरिकल आप देख पाओगे कि कौन सी अमाउंट डेबिट करनी है, क्रेडिट करनी है, कौन सी ऐड करनी है, कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आए थे, मोस्ट ऑफ दी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आया था। तो जिसने थ्योरी अच्छे से करी थी ना वही पेपर अटैम्प्ट कर पाया उस चीज़ का, क्योंकि उसको पता है ना, उसने पढ़ा हुआ है तो उसे पता है कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी, कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड होगी। तो ये अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तो आप थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहला हम केस पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे कि आप रजिस्टर कब करवाओगे, ठीक है। एक होता है कि जब एग्रीगेट टर्नओवर हमारी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तब आप टैक्स पे करोगे। और एक सिचुएशन होती है अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है थ्रेशोल्ड लिमिट के ज़्यादा, फिर भी आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होएगा। जो हमारे ये वाला सेक्शन है वो आता है अंडर सेक्शन 22 के अंदर, और जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वो आता है अंडर सेक्शन 24। तो हम ये दोनों अच्छे से डिस्कस करते हैं। और एक सेक्शन 23 आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस किस फील्ड को एग्जम्पशन मिल जाती है रजिस्ट्रेशन से। और 25 सेक्शन है वो हमारा हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस आ जाता है कि वो पर्सन जो एलिजिबल है, जो लाइबल है, जिनको रजिस्ट्रेशन करनी ही करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट 2017 स्टेट्स दैट एवरी सप्लायर शेल गेट himself registered if he falls under any of the 4 situation। उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अगर इन चारों में से वो किसी भी सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन है कि जब एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया हम देखते हैं, ठीक है। The liability of the registrar under the GST arises when the supplier within the meaning of the term supplier under the CGST Act enables supplies only and your aggregate turnover in the financial exceeds the threshold limit of 20 lakh,
ठीक है, हमने देखा था ना वो कौन होता है, अगर जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट टर्नओवर। और अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से एक्सीड हो गई है, इसका मतलब है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर से। और हमने देखा है कि जब एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से 20 लाख से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसको लाइबल है रजिस्ट्रेशन के, उसको करना पड़ेगा। 20 लाख है इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट की, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है 10 लाख। ठीक है, जैसे इधर जनरल कैटेगरी और एससी में फ़र्क होता है ना, वैसे इसमें भी होता है। 20 लाख होता है जनरल वालों के लिए, स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 10 लाख होता है। और ये सारी हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है: मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगर ये स्टेट्स का बंदा है तो उसको 10 लाख देना पड़ेगा। अगर उसकी 10 साल उसकी इनकम जो है एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गई, इसका मतलब वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया के लिए, जो हमारा पहला पॉइंट था। अगर सप्लाई जनरल कैटेगरी का है, अगर 20 लाख से ज़्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट हो चुकी है तो वो लाइबल है। स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख से एक्सीड हो गया। ठीक है, ये हमारा था पहला पॉइंट, जो था एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया। हम कब से बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया, बट ये होता क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर होती क्या है? टर्नओवर मतलब सेल, और एग्रीगेट मतलब टोटल। इसका मतलब जितने भी हम गुड्स सप्लाई करते हैं उन सबकी जो एग्रीगेट वैल्यू, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, हमें कितना मिलता है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख ली, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में आ रहा है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी इंक्लूड होंगी, जैसे हमने एक पैन कार्ड बना लिया है। ठीक है, पैन कार्ड बना हुआ है और हमने अपना बिजनेस है वो अलग अलग ब्रांचेस में कर लिया है अपने सेम पैन कार्ड के साथ। अब हर ब्रांच में जितना भी पैसा आएगा उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। और एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन। इसमें भी यही है कि जो हमारे जितने भी हमने गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, गिव करी है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन्स वेदर कैन हिज ऑन अकाउंट और बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, एक जो बिजनेस ओनर है, ठीक है, उसने एक बंदा हायर करा है कि तू जाके घर घर जाके सप्लाई करा गुड्स हमारे। ठीक है, और काम तो वो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है ना, तो उसने भी जितना भी पैसा कमाया है वो सारा इंक्लूड होगा। तो ये सब था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड सिचुएशन कौन सी है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दी अंडर दी प्रीवियस लॉज। तो ये आता है सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 में, वेयर द असेसीज वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस डिफरेंट टैक्स एंड वर पेइंग टैक्सेस लाइक द एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि वो जीएसटी में, जीएसटी तो नया नया आया, ठीक है, उससे पहले जो एक्ट थे जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, इंटरटेनमेंट, अगर वो ऑलरेडी उस पर जाके टैक्स पे कर रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो मतलब वो ऑलरेडी मानी जाएगी। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन है रजिस्ट्रेशन ऑन द अकाउंट ऑफ सक्सेशन ऑन दी और दी ट्रांसफरी। इसमें क्या होता है कि जैसे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन उसके एक फादर चला रहा है, और फादर की डेथ हो गई या फिर वो रिटायर हो गए हैं, मतलब उन्होंने छुट्टी ले ली है, और उनका जो सन है वो आगे बिजनेस संभालेगा। तो जो सन है वो भी अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, चाहे सेम बिजनेस है बट पर्सन तो अलग है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अगर जो बिजनेस है वो ट्रांसफ़र हुआ है फादर टू सन। अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और दी ट्रिब्यूनल। इसमें ना 2 केसेस आ जाते हैं, जैसे कि एक कंपनी है ए, दूसरी है बी। अब उन दोनों ने डिसाइड करा है कि वो अमेलगमेट होंगे, अमेलगमेट मतलब मर्ज होंगे, तो वो जो ए बी न्यू कंपनी आई है ना, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर उल्टा ए बी कंपनी है वो अलग लोग होना चाहती है तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये 4 सिचुएशन थी जो फॉल होती हैं लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्ट करने जा रहे हैं। अब हम एक्ट करने जा रहे हैं 24, जिसमें है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर पर्सन वो लिमिट में है कि जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख थी स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख थी, अगर उसने फिर भी एक्सीड कर लिया तो भी उसको जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी पड़ेगी, अगर उसने लिमिट क्रॉस कर भी ली है और नहीं भी करी है। तो वो कौन सा बिजनेस है या फिर कौन से सप्लाई है जो हम एज ए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मानकर बैठे हैं। तो सबसे पहला है इंटरस्टेट
टैक्सेबल सप्लाई, इसमें क्या है कि सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर कोई सप्लायर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र में है और वो सामान अपना भेज रहा है गुजरात में, ठीक है, तो वो एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट करे ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, ये कंपलसरी है, चाहे उसकी टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है। अब नेक्स्ट कौन सा पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये कौन होता है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट जो हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो होता क्या है, इट मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन, मतलब ओकेजनली मतलब कभी कभार है, उसके रेगुलरली नहीं है, कभी कभार होती है, जो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह इंटरस्टेट हो या फिर इंट्रास्टेट हो, ठीक है, जो ओकेजनली ट्रांजेक्शन करता हो, रेगुलरली नहीं करता हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे फेयर वाले होते हैं, मेले वाले जो होते हैं ना, वो कभी कभी ओकेजनली लगाते हैं ट्रांजेक्शन, कभी कभी करते हैं, कभी आज हरियाणा में है कल पंजाब में है, कहीं भी मेला लगाएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होती है बिजनेस की। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। द सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इज लाइबल टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज ही विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जब जो टैक्स है वो कौन नहीं पे कर रहा है, रिसिप्टेंट नहीं पे कर रहा, बट जो हमारा सप्लायर है, सॉरी रिवर्स चार्ज हमारा क्या होता है कि जिसमें जो रिसिप्टेंट जो कस्टमर है वो हमारे लाइबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया एक टाइप का, जब कस्टमर पे कर रहा है सप्लायर नहीं पे कर रहा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स, उल्टा, ठीक है, तो वो पर्सन भी लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तभी वो लीगली ऑथराइज होंगे, तभी उनको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी, उनको आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। रिवर्स चार्ज ध्यान रखना, मेरी तरह कंफ्यूज मत हो जाना। रिवर्स चार्ज होता है जब रिसिपेंट जो कस्टमर है वो लाइबल होता है, सप्लायर नहीं लाइबल होता है, ठीक है, चाहे फिर उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 10 लाख से एक्सीड होगी है कि नहीं होगी है, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी उसको आइडेंटिटी मिलेगी। इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि जो सुनील है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने परचेज करे हैं गुड्स बबीता से जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है 10,000 के, और कौन लाइबल होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है वही लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वही आइडेंटिटी है ना, वही जो गवर्नमेंट की आइडेंटिटी में होएगा ना, उसको ही वो करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें आइडेंटिटी किसको मिली हुई है, सुनील को मिली हुई है, तो वही जो है वो टैक्स पे करेगा, और अगर कुछ हुआ है, लाइबिलिटी कुछ अराइज हुई है उसके अगेंस्ट, तो उसको ही मिलेगी, जैसे कोई फ़ायदा होगा तो वो सुनील को ही मिलेगा। अब नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये आता है हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन पार्ट 77 में, कि नॉन टैक्सेबल पर्सनस क्या होता है, वो पर्सनस जो ओकेजनली अपनी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, चाहे वो प्रिंसिपल कर रहा हो चाहे एजेंट कर रहा हो, ठीक है, और इसकी भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती। अब आपको हो गई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी यही होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी होता है। डिफरेंस क्या इनमें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विल नॉट हैव एनी फिक्स प्लेस इन द बिजनेस इन द टैक्सेबल टेरिटरी इन विच ही मेक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। In case of non-resident taxable persons, he should not have a fixed place of business in the entire country and not in a particular state। इसमें क्या है कि इसका जो फिक्स प्लेस किस में नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, वो वाली टेरिटरी जो उसमें टैक्स पे करता हो बट उसका कोई है नहीं। बट इस पर क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में क्या है, इसका कोई फिक्स प्लेस तो नहीं है, पूरी कंट्री में नहीं है, ना ही कोई पर्टिकुलर स्टेट में है। नेक्स्ट है पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स। इसमें यह है कि जो पर्सन लाइबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड द फॉलोइंग पर्सन टर्म्ड एज डिडक्टर टू डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड। जो भी वो पेमेंट मेड करेगा उसको 1% TDS काटना पड़ेगा। वो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी हो सकती है, सच पर्सन और द कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। TDS टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई विद इन दी स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट में तुमने रजिस्ट्रेशन कर रखी है उसी स्टेट में तुम लाइबल हो कि वो टैक्स तुम्हें डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो प्रिंसिपल के बेस पे अगर किसी एजेंट ने गुड सप्लाई करे है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। ही रिसीव्स द सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द क्रेडिट ऑफ दी सर्विसेज टू द डिफरेंट लोकेशंस। मतलब इसमें ऐसा होता है कि देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जो भी उसने सर्विसेज ली है, ठीक है, और जो भी उसका क्रेडिट उसको मिलेगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिफरेंट लोकेशंस में। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द
SG are contained in section 21 and the 22 of the GST. He shall make the applications in the GST registration 01 and follow the procedure. देखो जो ISG वो हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि जो हमारा हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है, बट उसका जो बिज़नेस है वो अलग अलग ब्रांच में है, जो कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा है ना, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ITC हमें मिला है, जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी क्रेडिट हमें मिला है, वो जो चंडीगढ़ में क्लेम नहीं होगा, जो हेड ऑफिस है वहाँ पर क्लेम नहीं होगा, जो बाकी की 4 लोकेशन है ना, वहाँ पर जाके जो ब्रांचेज है बेसिकली वहाँ पर जाके जो हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो भी जो सर्विसेज का क्रेडिट है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में। उसका फॉर्मूला है टोटल ITC इंटू टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस को मिलेगा। जो हमारी हेड ब्रांच है उसको नहीं मिलेगा, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो हमारी अलग अलग ब्रांच है, उसमें जो हमारा क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करी है। अगर हमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक करी है चाहे हमने फिजिकल करी है, हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस में है, किन को करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, चाहे उसकी लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी होगी। कंपलसरी जो हमने देखी है 24 में, एक होती है वॉलंटरी जो आती है 25 सबसेक्शन 3 में। तो ये क्या होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पूरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब हम देख रहे हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। सेक्शन 25(3) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इवन इफ अ पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, अगर वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, 22, 24 दोनों में नहीं आता है, और वो अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो वो भी लाइबल है, वो भी टैक्स पे कर सकता है, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुई है चाहे नहीं हुई है। अगर वो वॉलंटरी करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस किस पर्सन को एग्जम्पशन मिली है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो वो आता है हमारा सेक्शन 23 में, एग्जम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन जो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे उसकी टर्नओवर एक्सीड नहीं हुई है चाहे एक्सीड हो चुकी है। अगर वो एक्सीड नहीं हुई है तो वो लाइबल नहीं है। अगर वो एक्सीड हो चुकी है फिर भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। वो पर्सन कौन कौन है अभी हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन है जिसकी एक्सीड नहीं हुई है लिमिट, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। और अगर फिर भी हो चुकी है, एक्सीड हो चुकी है लिमिट, फिर भी वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो कौन कौन है? पर्सन मेकिंग एग्जम्प्टेड सप्लाईज, वो ऐसी सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जम्प्टेड है, ठीक है। एग्जम्प्टेड मतलब वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज जिनको एग्जम्पशन मिली है कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, जैसे हमारा जो मेन एग्जांपल अल्कोहल वगैरह हो गया, ठीक है, उनको एग्जम्पशंस मिली हुई है, ठीक है। और वो पर्सन कोई एग्जम्प्टेड सप्लाईज की वो कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे उससे लिमिट की क्रॉस हो चुकी है चाहे नहीं हो चुकी। और नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट क्या होता है? वो इंडिविजुअल, वो हिंदू फैमिली का जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड का संभाल रखता है, चाहे वो खुद लेबर है, चाहे किसी लेबर पे काम कर रहा है, चाहे कोई सर्वेंट है जो वेजेस पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है चाहे नहीं हुई है, वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। और पर्सन नोटिफाइड टू बी एग्जम्प्टेड, इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पर्सन एग्जम्प्टेड है, कोई स्पेशल कैटेगरी का पर्सन है, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, यूनियन फाइनेंस हो गया, उनको एग्जम्पशन मिल जाती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट उनको स्पेशल नोटिफाइड करता है, तो वो पर्सन एग्जम्प्टेड है टैक्स पे करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। या फिर वो वाले पर्सनस जो ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जो नॉन टैक्सेबल है, जैसे पेट्रोल हो गया, क्रूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अल्कोहल कर रहा है, ठीक है। अगर ये सब की ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सब सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज पे, तो वो नहीं है लाइबल रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो एक्सीड हो चुका है चाहे नहीं हो चुका है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ दैट आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कोई अगर किसी एम्प्लॉय ने सर्विस रेंडर करी है, फिर हम सर्विसेज दे रहे हैं बाय द कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ठीक है, MLA, चेयरमैन, तो हम कोई सेल कर रहे हैं लैंड बिल्डिंग की, हम कोई जैसे लॉटरी हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सप्लाई, जैसे हमने गैम्बलिंग करी, ठीक है। गैम्बलिंग क्या होता है कि हमने मौका देखा कि हाँ इधर हम जीत सकते हैं, जैसे सट्टा लगाते हैं ना, इसमें हम जीत सकते हैं, तो वो पैसे लगा देते हैं एट द पॉइंट, ये प्लान नहीं होती है इन्वेस्टमेंट। अगर उसको कुछ पैसा मिल गया है, वो बन चुका है, तो उसको ज़रूरी नहीं है टैक्स पे करना है। टोटल टैक्स इज़ अ रिवर्स चार्ज, इसमें क्या है, पर्सन हु आर ओनली इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टोटल टैक्स ऑन विच ही इज़ लाइबल टू बी रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो पर्सन वो उस गुड की सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल है, ठीक है, तो वो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए।
नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसमें क्या है CTP क्या होता था, वो वाले पर्सन जो ओकेजनली ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। CTP मेकिंग टैक्सेबल सप्लायर्स हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना, वो घर के बने हुए, वो अपने हैंड से वो करते हैं, कारीगरी करते हैं, तो वो लाइबल नहीं होते रजिस्ट्रेशन के लिए। हाउएवर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज टू बी कंटिन्यूड इज कम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस शुड एक्सीड एन अमाउंट ऑफ, तो मतलब अगर स्पेशल कैटेगरी में अगर 10 लाख से एक्सीड हो गया, 20 लाख एक्सीड हो गया फाइनेंशियल ईयर में, मतलब दूसरी स्टेट में जो जनरल कैटेगरी के लिए, तब वो लाइबल है, ठीक है। और उनको 5 डेज़ पहले रिपोर्ट करना होता है कि यहाँ पे ये करने चाह रहे हैं, ये चीज़ की वो लगाएंगे, मेला वगैरह में इस चीज़ का स्टॉल लगाएंगे, तो उनको पहले बताना पड़ता है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड, ये इसमें भी आ गया, जो हैंडीक्राफ्ट गुड जो होते हैं वो लाइबल नहीं होते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी हो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 3 जिसमें इनको एग्जम्पशंस मिली है टैक्स पे करने की। अब जो लास्ट है वो है सेक्शन 25 जिसमें सारा प्रोसीजर होगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 21 मिनट्स की जा चुकी है, ठीक है वीडियो। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊँगी कि सेक्शन 25 जिसमें है जिसमें है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है रजिस्टर करवाने के लिए खुद को, ठीक है। 10-15 मिनट में वो भी हो जाएगा, तब तक आप ये कर लेना अच्छे से, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। चलो बाय, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।